सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने राजाओं पर बात की थी। एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। आज ये दूसरा पार्ट है, उसमें राजा कंप्लीट नहीं हो पाए थे। राजवंश, राजा, संस्थापक और अंतिम राजा, इनके ऊपर हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो आज हम उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। आज हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारे चेर, चोल, ये जो बचेंगे, कुछ राजा जो बचेंगे, इन्हें हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। इसका कारण ये है कि ये अपने आप में अलग रूप है। इसे यदि हम इसमें पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी जब हम फाइनली पढ़ेंगे, क्योंकि वो 3 भागों में बटे हुए थे। कभी वो आए पाल वंश के बाद आए थे, कुछ आए थे हमारे, ठीक है ना, गुप्त वंश के बाद आ गए थे। तो वो आपस में आते जाते रहे, इस वजह से उन्हें पढ़ना सही नहीं है। ठीक है ना। उनके लिए हम अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल सेपरेट। ठीक। तो लास्ट वीडियो में आप याद रखना, लास्ट वीडियो में एक छोटी सी गलती हो गई थी। ठीक है। एक चीज, 2 चीजों पर गलती हो गई, तो आपने करेक्ट करना। पहली चीज तो ये कि मैंने बताया था कि अशोक को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, तो आप उसे करेक्ट कर लेना। वो था वृहद्रथ, जबकि मैंने लाइव क्लास में बता दिया था, लेकिन कुछ इतने विद्वान हैं वो नीचे कमेंट करके लगातार समझा रहे थे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वृहद्रथ को मारकर, जो कि हमारा अंतिम शासक था, किसका, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसे मारकर ही पुष्यमित्र शुंग अगला शासक बना। ठीक है ना। अगले वंश की स्थापना की, शुंग वंश की। दूसरी गलती ये थी कि मैंने लास्ट टाइम आपको इधर की तरफ दिख रहा होगा, लास्ट वीडियो में जब मैं गुप्त वंश पढ़ा रहा तो मैंने वहां पर लिख दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। तो जबकि मैंने फाइनली 3 से 4 बार बोला था चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन वो लिखा हुआ देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं उन्हें छापने से मतलब होता है, सुनते नहीं है वो, उन्हें छापने से मतलब होता है। तो वो छापते समय देख लिया होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो जबकि मैंने चंद्रगुप्त प्रथम बोला था, तो आप उसे चंद्रगुप्त प्रथम कर लेना, चंद्रगुप्त मौर्य हटा देना, चंद्रगुप्त मौर्य हटा देना, चंद्रगुप्त प्रथम कर लेना उसे। ठीक है। तो आपको 2 गलतियां सुधारनी है। कौन कौन सी? पहली तो ये कि पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ को मारकर हमारे शुंग वंश की स्थापना की थी। दूसरा, आपको कॉर्नर में गुप्त वंश में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य लिख दिया है, तो आप मौर्य को हटाकर चंद्रगुप्त प्रथम कर लेना, चंद्रगुप्त प्रथम कर लेना। ये 2 मिस्टेक थी, आप सुधार लेना। ठीक है। आइए तो आज का हम शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश और गुप्त वंश तक बात कर ली थी। आज है गुप्तोत्तर वंश की बारी। किसकी? गुप्तोत्तर वंश की बारी, मतलब गुप्त के बाद वाले वंश की बारी। तो गुप्तोत्तर वंश में सबसे पहले देखते हैं हूणों का आक्रमण। देखिए, गुप्तोत्तर वंश में सबसे पहले देखने को मिलता है हूणों का आक्रमण। ठीक है। अगर पूछे कि हूणों का आक्रमण हमें किन अभिलेखों में देखने को मिलता है, ठीक है ना, एक तो भीतरी गांव अभिलेख है, ठीक है, एक है हमारा एरण अभिलेख। ठीक है ना। इन 2 अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है हूणों का आक्रमण, हूणों का आक्रमण। यदि बात करें हूणों की राजा, तो खुसनबाज, ठीक है ना, पहले राजा खुसनबाज, उसके बाद तोरणमाल, ठीक है, लास्ट में मिहिरकुल। ठीक है, मिहिरकुल। सबसे क्रूर राजा, सबसे क्रूर राजा कौन था? तो वो था तोड़माड़। ठीक है ना, तोड़माड़, या फिर तोरणमल भी कह देते हैं इसे। अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं अलग अलग बुक में, थोड़ा बहुत नामों में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आप उस पर मत जाना, कभी इसे भी कमेंट में बताने लगो, समझाने लगो। ठीक है। तो तोड़माड़ जो थे वो सबसे क्रूर राजा थे हूणों के। ठीक है, सबसे क्रूर राजा थे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि हूणों को सबसे पहले भारत में किसने हराया था? तो हूणों को सबसे पहले भारत में गुप्तों ने हराया था। किसने? गुप्तों ने। गुप्तों के बाद एक और राजा बना जिसने हूणों को हराया था, वो था यशोवर्मन। कौन था? यशोवर्मन ने भी हूणों को हराया था। ठीक है। तो आपको मुख्य रूप से 3 नाम याद रखने हैं हूणों से संबंधित। खुसनेबाज, ठीक है ना, तोड़माड़, लास्ट में हमारा मिहिरकुल। कौन सा? मिहिरकुल। बात करें सबसे क्रूर राजा, तो वो था तोड़माड़। ठीक है ना, सबसे क्रूर राजा था। बात आते हैं, अब आते हैं उसके बाद वाकाटक वंश पर। किस पर? वाकाटक वंश। उसके बाद आता हमारा वाकाटक वंश। जो वाकाटक वंश था, इसके जो संस्थापक थे वो थे विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति जो थे वाकाटक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद एक और राजा आते हैं पिरवरसेन प्रथम। पिरवरसेन प्रथम, पिरवरसेन प्रथम ऐसा राजा था वाकाटक वंश का जिसने सबसे पहले सम्राट की उपाधि धारण की। किसकी? सम्राट की उपाधि धारण की, पिरवरसेन प्रथम। उसके बाद आते हैं रुद्रसेन प्रथम। ठीक है, इनके बारे में हम जानकारी डिटेल में लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम वाकाटक वंश को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन प्रथम आते हैं, फिर आते हैं रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय जो थे, इनका विवाह
विक्रमादित्य की पुत्री किसके साथ? प्रभावती के साथ हुआ। विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ, ठीक है, प्रभावती के साथ हुआ। उसके बाद आते हैं प्रवरसेन द्वितीय। कौन? प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतु बंध की रचना की है। सेतु बंध की रचना किसने की है? तो प्रवरसेन द्वितीय ने सेतु बंध की रचना की है। अजंता व एलोरा की गुफाएं हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। तो अजंता एलोरा की 19 गुफाओं में से गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19, ये तीनों गुफाएं हमें वाकाटक वंश के समय में बनी हुई मिलती हैं। किस समय की? वाकाटक वंश के समय की बनी हुई मिलती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? वाकाटक वंश में सबसे पहले संस्थापक विद्याशक्ति, उसके बाद आते हैं प्रवरसेन प्रथम जिसने सबसे पहले सम्राट की उपाधि धारण की, उसके बाद आते हैं रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद आते हैं रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय की शादी विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती के साथ हुई, प्रभावती के साथ हुई, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतु बंध की रचना की है। किसकी? सेतु बंध की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने की है। और अजंता व एलोरा की 19 गुफाओं में से जो कि महाराष्ट्र में पड़ती हैं, गुफा नंबर 16, 17 व 19 किस वंश की हैं? तो वाकाटक वंश में बनी हुई देखने को मिलती हैं। ये आपको चीजें याद रखनी है वाकाटक वंश से। आइए बात करते हैं वर्धन वंश की। देखिए वर्धन वंश का जो संस्थापक थे, वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो थे राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के एक पुत्र और एक पुत्री, हर्षवर्धन और राज्यश्री। कौन कौन? हर्षवर्धन व राज्यश्री। राज्यवर्धन ने स्थापना की, इनकी राजधानी थानेश्वर थी। कहां थी? थानेश्वर थी। राज्यवर्धन ने स्थापना की। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो राजा बने वो थे हर्षवर्धन। कौन बने? हर्षवर्धन बने। इनकी बहन हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह हुआ मोखोरी वंश में, ठीक है ना। मोखरी वंश में इनका विवाह हुआ। इनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण जो कन्नौज वाला एरिया था, कन्नौज वाले एरिया में शादी हुई थी इनकी बहन राज्यश्री की, तो कन्नौज वाला एरिया खाली पड़ गया, जिससे इस पर आक्रमण ना हो, बाहरी आक्रमण ना हो, ये सोचकर कि अब यहाँ पर महिला है, कोई राजा नहीं रहा, ये सोचकर कोई बाहरी आक्रमण ना हो, इसी कारण हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को पूरा अपने कब्जे में कर लिया। क्योंकि उसकी बहन का साम्राज्य था, उसे लेने का अधिकार था, क्योंकि उसकी बहन का पति मर गया था, ठीक है। उसकी बहन का पति मर गया था, इसीलिए उसने कन्नौज को भी अपने शासन में मिला लिया। तो यह एक पहला राजा था जिसने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। इसके समय हमें दो कवि देखने को मिलते हैं इसके शासनकाल में, वाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त। दो लेखक थे, वाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त। ये आपको याद रखने किस वंश के थे? तो ये थे वर्धन वंश के। और किसके शासनकाल में थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में थे हमारे वाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ठीक है ना। बात करें हर्षवर्धन की 3 पुस्तक आपको याद रखनी है, रत्नावली, ठीक है ना, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 आपको पुस्तक याद रखनी है हर्षवर्धन से संबंधित। किससे संबंधित? हर्षवर्धन से संबंधित। उसके बाद हम बात करते हैं पाल वंश पर। देखिए पाल वंश का सबसे पहले वही बात कि पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश का संस्थापक था वो था गोपाल। कौन था? गोपाल। गोपाल के बाद अगला शासक आया धर्मपाल। धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की। धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की। उसके बाद आया देवपाल। कौन आया? देवपाल। देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर की। कहां पर? पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर की देवपाल ने अपनी राजधानी। उसके बाद आता है विग्रहपाल। उसके बाद आता है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पाल वंश का। पाल वंश का वास्तविक संस्थापक। देखिए संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में यह अंतर है। देखिए किसी ने स्थापना कर दी, लेकिन वो वंश सबसे ज्यादा फेमस किस राजा के समय में हुआ? लोगों में भय, ठीक है ना, लोगों में प्रचार प्रसार किस राजा के समय में हुआ? ये बात मैटर करता है वास्तविक संस्थापक पर। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार जो हमारा पाल वंश था उसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किस वंश में हुआ, किस राजा के समय में हुआ? तो वो था महिपाल प्रथम। इसीलिए महिपाल प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद आता है महिपाल द्वितीय। महिपाल द्वितीय के समय में केवर्त जनजाति विद्रोह देखने को मिलता है। केवर्त जनजाति विद्रोह किसके समय में देखने को मिलता है? तो महिपाल द्वितीय के समय में देखने को मिलता है, जिसके कारण केवर्तों ने महिपाल द्वितीय की मृत्यु कर दी थी, मार दिया था। केवर्तों ने महिपाल द्वितीय को मार दिया था।
बात करते हैं रामपाल, तो रामपाल के शासन काल में एक कवि देखने को मिलते हैं जिनका नाम था संध्याकर नंदी। क्या नाम था? संध्याकर नंदी, जिनकी पुस्तक है रामपाल चरित्र। रामपाल चरित्र उनकी पुस्तक का नाम है, और इस रामपाल चरित्र में ही केवट जनजाति विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट शासन आता है मदनपाल। कौन आता है? मदनपाल। तो आपको पाल वंश से ये चीजें याद रखनी है। सबसे पहला संस्थापक गोपाल, उसके बाद धर्मपाल आता है जिसने परम सौगात की उपाधि धारण की। उसके बाद आता है देवपाल। देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर की। उसके बाद आता है विग्रहपाल। उसके बाद आता है महिपाल प्रथम, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है महिपाल द्वितीय, जिसके समय में केवट जनजाति विद्रोह हुआ और केवट जनजाति ने महिपाल द्वितीय को मार दिया। उसके बाद आता है कौन? रामपाल। रामपाल के शासन काल में एक कवि देखने को मिलते हैं संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी की पुस्तक है रामपाल चरित्र। इस रामपाल चरित्र में ही केवट जनजाति विद्रोह देखने को मिलता है, जिसमें महिपाल द्वितीय की हत्या की थी केवट जनजाति। लास्ट में देखने को मिलता है मदनपाल। मदनपाल अंतिम शासक था पाल वंश का। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सेन वंश। कौन सा? सेन वंश। सेन वंश की राजधानी कौन सी थी? बंगाल थी। बंगाल सदिया वाली क्षेत्र में, ठीक है ना, बंगाल थी। ठीक है, बंगाल। बात करें संस्थापक, तो संस्थापक था सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन इसका संस्थापक था। उसके बाद आता है अगला राजा बल्लाल सेन। कौन? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन की दो पुस्तक आपको याद रखनी है, दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर किसकी रचनाएं हैं? बल्लाल सेन की रचनाएं हैं। उसके बाद आता है लक्ष्मण सेन। कौन आता है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के समय में एक कवि देखने को मिलते हैं जयदेव, जिनकी पुस्तक है गीत गोविंद। ठीक है ना, बहुत ज्यादा फेमस कवि है, इसलिए आपको लिख दिया है कि लक्ष्मण सेन। सबसे पहले पूछा जाएगा कि जयदेव कवि किस वंश में देखने को मिलते हैं, तो सेन वंश। और किस राजा के समय देखने को मिलते हैं, तो लक्ष्मण सेन। ठीक है ना। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो गीत गोविंद उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, और लक्ष्मण सेन के समय में ही गौरी का एक चेला कह सकते हैं, कौन? बख्तियार काकी ने हमला किया बंगाल नदिया वाले क्षेत्र में। ठीक है ना, और लक्ष्मण सेन को छोड़कर जाना पड़ा अपना साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद आया नेक्स्ट राजवंश आता है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। उसके बाद आता है अगला शासक कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम एलोरा की जो गुफाओं में कैलाश मंदिर देखने को मिलता है, वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और किस वंश का है? राष्ट्रकूट वंश का है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारी एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर है वो किस वंश में बनवाया गया था, तो आपका आंसर होगा वो बनवाया गया था राष्ट्रकूट वंश में। और किस राजा ने बनवाया था, तो वो था हमारा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ध्रुव। ध्रुव ने एक उपाधि धारण की धारावर्ष। तो पूछा जाएगा कि धारावर्ष की उपाधि किसने धारण की, तो ध्रुव ने धारण की। और किस वंश का शासक था, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है ना। उसके बाद आता गोविंद प्रथम, सबसे पराक्रमी शासक था। सबसे पराक्रमी शासक था पूरे राष्ट्रकूट वंश का गोविंद प्रथम। उसके बाद आता अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो था अल्पवयस्क शासक था। अल्पवयस्क शासक था, लगभग 13 या 14 साल की उम्र में शासक बन गया। इससे आपको एक याद रखनी है रचना इसकी, जिसका नाम है कवि राजमार्ग। तो कवि राजमार्ग किसकी रचना है, तो अमोघ वर्ष की रचना है। राष्ट्रकूट वंश का एक अकेला ऐसा राजा जो कि अल्पवयस्क समय में राजा बना, वो था अमोघ वर्ष। कौन था? अमोघ वर्ष। उस पर बात करते हैं इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के समय में अल-मसूदी भारत आया था। अल-मसूदी भारत आया था। देखिए अल-मसूदी, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अल-मसूदी राष्ट्रकूट वंश के किस राजा के समय में आया था, क्योंकि अल-मसूदी कई राजाओं के समय में आया था। कहने का मतलब है जब पाल वंश था तब भी आया था। ठीक है, शुंग वंश रहा तब भी आया। तो इस प्रकार उनका आना जाना लगा रहा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट राजा कौन था जब हमारा अल-मसूदी भारत आया, तो उस समय था इंद्र तृतीय राजा था। ठीक है ना, अल-मसूदी जब भारत आया। उसके बाद आता है कृष्ण तृतीय, और लास्ट में आता हमारा कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा था। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट गुर्जर प्रतिहार वंश।
गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना की थी वो की थी हरिश्चंद्र, या फिर दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उसकी स्थापना जो की थी वो की थी हरिश्चंद्र या फिर नागभट्ट प्रथम ने, और उसके बाद आता वत्सराज, उसके बाद आता नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज सबसे पराक्रमी राजा पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का, पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे पराक्रमी राजा पूछा जाए तो वो था मिहिर भोज, ठीक है ना। मिहिर भोज से आपको एक दो चीजें याद रखनी है, एक तो पहोबा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, तो पहोबा अभिलेख हमारा मिहिर भोज से संबंधित है, और किस वंश का राजा था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। दूसरा, इसने द्रम नामक चांदी के सिक्के चलाए। द्रम नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो आपका आंसर होगा मिहिर भोज ने चलाए, और जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था, ठीक है। उसके बाद आया महीपाल, फिर राज्यपाल, फिर त्रिलोचन पाल। जो त्रिलोचन पाल था, गजनवी ने त्रिलोचन पाल को राजा बनाया था, गजनवी ने त्रिलोचन पाल को राजा बनाया था, ठीक है। क्या होता था देखिए, जैसे कि विदेशी आक्रमण हुआ, मान लीजिए गजनवी ने आक्रमण किया, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि वो अपने यहाँ भारत में ठहरेगा, उसके बाद वो चले जाते थे, क्यों, उन्हें अपने यहाँ भी देखना होता था, तो वो क्या करते थे, वो अपनी मनमानी का एक राजा बनाते थे। अपनी मनमानी का एक राजा बनाया जो उन्हें टैक्स भेजता रहे, जानकारी भेजता रहे, ठीक है, कोई भारी आक्रमण हो तो उसके बारे में बता दे। तो ऐसे किसी एक पुतले को बैठाकर चले जाते थे, अपना कोई जानकारी वाला पुतला। तो त्रिलोचन पाल वही पुतला था जो कि गजनवी का एक कहने पर उसकी उंगली पर कार्य करता था, ठीक है ना। गजनवी ने बनाया त्रिलोचन पाल को। उसके बाद बना यशपाल। यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था। यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था। तो आपको ये चीजें याद रखनी है इन राजाओं से संबंधित। जो हमारा छूट गया है थोड़ा बहुत, वो हम उन राजाओं में जब अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे कि हमारा चोल वंश पढ़ेंगे तो उसी के समय इन्हें कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना पॉसिबल नहीं है एक बार में, क्योंकि ऐसा होता था कुछ ऐसे राजवंश जो खत्म हो जाते थे, फिर उनका दोबारा उद्भव हुआ, फिर दोबारा आए वो, फिर दोबारा खत्म हुए, फिर तिबारा आए वो, तो इसलिए उन्हें पढ़ना एक बार में पॉसिबल नहीं है। जब हम जैसे जैसे हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे उन्हें साथ ही साथ करते चलेंगे। कुछ बचे जैसे चोल वंश रहा, ठीक है, वो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, उसका कारण ये है कि उनका उद्भव 3 बार हुआ, ठीक है। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हाँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ा हमने हूड़। हूड़ों के आपको 3 राजा याद रखने हैं, खुशनेबाज, तोड़माल। तोड़माल सबसे क्रूर राजा था। उसके बाद आता है मिहिरकुल, ठीक है ना। हूड़ों के आक्रमण के बारे में जानकारी हमें एरण अभिलेख और भीतरी गांव अभिलेख से मिलती है, ठीक है, जो कि किसके समय के थे, स्कंदगुप्त के समय के थे, ठीक है। गुप्तों ने हराया था किसको, हूणों को गुप्तों ने हराया था। और बात करें एक और राजा जिसने हूणों को हराया था तो वो था यशोवर्मन। उसके बाद आता वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। उसके बाद आता प्रिवर्तसेन प्रथम। प्रिवर्तसेन प्रथम ने सबसे पहले सम्राट की उपाधि धारण की। उसके बाद आता रुद्रसेन प्रथम। उसके बाद आता रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय की शादी विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती के साथ हुई। उसके बाद आता प्रिवर्तसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की है, ठीक है ना। अजंता व एलोरा की 19 गुफाओं में से गुफा नंबर 16, 17 व 19 वाकाटक वंश में बनी हुई है, वाकाटक वंश में बनी हुई है। उसके बाद हमने बात की किस पर, वर्धन वंश पर। वर्धन वंश के संस्थापक थे कौन, राज्यवर्धन। राज्यवर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बहन थी कौन, राज्यश्री, ठीक है ना। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजा बना, ठीक है ना। हर्षवर्धन राजा बना। हर्षवर्धन ने अपनी बहन की शादी मोखरी वंश में कराई, लेकिन उसमें वहां पर मोखरी वंश के राजा की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कन्नौज का शासक भी बन गया कौन, हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो इसी कारण हर्षवर्धन पहला शासक था जिसने पूरे उत्तर भारत पर राज किया, ठीक है। इसके समय पर 2 हमें लेखक देखने को मिलते हैं, वाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त। वाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त, आपकी इसकी 3 पुस्तक याद रखनी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ठीक है। उसके बाद हमने बात की पाल वंश पर। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। उसके बाद आता धर्मपाल जिसने परम सौगात की उपाधि धारण की। उसके बाद आता देवपाल जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर की। उसके बाद आता विग्रहपाल। उसके बाद आता महीपाल प्रथम। महीपाल प्रथम वास्तविक संस्थापक था पालों का। महीपाल प्रथम के समय में एक और कांड हुआ,
एक और घटना हुई कि महिपाल प्रथम के समय में क्या घटना हुई कि राजेंद्र चोल वंश का राजा राजेंद्र चोल ने एक गंगा अभियान चलाया था, जिसने उसने अपनी राजधानी गंगई कोंडचोलपुरम को बनाया था। तो उसके रास्ते में जो भी राजा आता था उसे हराता हुआ चला गया वो। तो पाल वंश का राजा उसके सामने जो पड़ा वो था महिपाल प्रथम। तो राजेंद्र चोल ने किसे हराया था? महिपाल प्रथम को हराया था। बात करें नेक्स्ट महिपाल द्वितीय, तो इसके समय में केवर्त जनजाति विद्रोह देखने को मिलता है। केवर्त जनजाति ने महिपाल द्वितीय की मृत्यु कर दी। उसके बाद देखते हैं रामपाल। तो रामपाल के समय में संध्याकर नंदी एक कवि देखने को मिलते हैं। संध्याकर नंदी की पुस्तक है रामपाल चरित्र, और रामपाल चरित्र में केवर्त विद्रोह के बारे में लिखा हुआ है। लास्ट बात करें मदन पाल पाल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सेन वंश की राजधानी बंगाल। ठीक है ना, सबसे पहला शासक था सामंत सेन जिसने स्थापना की। उसके बाद आता बल्लाल सेन की आपको दो पुस्तक याद रखनी, दान सागर और अद्भुत सागर। ठीक है, उसके बाद आता लक्ष्मण सेन के समय में एक लेखक देखने को मिलते हैं जयदेव, जिनकी पुस्तक है गीत गोविंद। ठीक है ना, इसके समय में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और इसे हराया, जिसके कारण लक्ष्मण सेन को ठीक है नदिया छोड़कर जाना पड़ा, बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद आता राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। उसके बाद आता कृष्ण प्रथम ने एरोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। उसके बाद आता है ध्रुव ने धारावर्ष की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आता है गोविंद फर्स्ट ने सबसे पराक्रमी राजा था। उसके बाद आता है अमोघ वर्ष जो था अल्पवयस्क राजा था और इसने कवि राजमार्ग की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है इंद्र तृतीय। इसके समय पर राष्ट्रकूट वंश में अल मसूदी भारत आया था। बात करें कृष्ण तृतीय, उसके बाद आता कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की गुर्जर प्रतिहार वंश पर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र या फिर नागभट्ट प्रथम ने। उसके बाद आता वत्सराज, उसके बाद आता नागभट्ट द्वितीय के बाद आते मेहरभोज पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे पराक्रमी राजा थे। उनका एक अभिलेख है पेहोबा अभिलेख, और उनने द्रम नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं महेंद्रपाल, उसके बाद आते हैं महिपाल, उसके बाद आते हैं राज्यपाल, उसके बाद आते हैं त्रिलोचन पाल को गजनबी ने राजा बनाया था। उसके बाद आते हैं यशपाल पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। देखिए आपको कंफ्यूज यहां पर करेगा, देखिए इन सभी में देखो क्या देखने को मिल रहा है, पाल और ठीक है ना यशपाल। ठीक है, आपको एक कंफ्यूज करेगा बहुत अच्छे से। कैसे करेगा कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यशपाल दे देगा आपको, यशपाल दे देगा। ठीक है ना, यशपाल दे देगा और मदन पाल दे देगा। बहुत से बच्चे यशपाल भी मारेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में पाल आ रहा है तो और पाल वंश का शासक पूछा है तो यशपाल मारेंगे। लेकिन आपको ये चीजें, इन चीजों से बचकर रहना है, इन बारीकी से बचकर रहना, इन्हीं से बचकर चलना। और एग्जामिनर का फेवरेट यही होते हैं, कहां पर कंट्राडिक्ट मिले उन्हें। ठीक है, तो ये चीज आज की हमारी वीडियो। ठीक है, सभी बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में। और बहुत से बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजकर बताते हैं कि हमने आपकी वीडियो को शेयर किया है। ठीक है, तो हो सके तो आप भी शेयर कर दिया करें, थोड़ा बहुत जितना हो सके। वरना करना जरूरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है कि आप करो। ठीक है, तो आप बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छे से रिवीजन करना। और हाँ, 2 गलतियां सुधार लेना, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। ऐसा होता है कभी कभी जबान पर कुछ होता है और लिखने में गलतियां हो जाती हैं। तो क्या क्या गलतियां थी कि पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी, और जो कॉर्नर में चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है उसे चंद्रगुप्त प्रथम कर लेना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी देखो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य कितना अंतर है, लिखने में कभी कभी हो जाता है। ठीक है ना, तो उस पर नहीं जाना है। बाकी जो बच्चे दिल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। बाकी कुछ हैं जो समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझा भी रहे हैं मुझे। ठीक है, हाँ, कि आपने इस तरीके से पढ़ाया ये गलत था। ठीक, तो कोई बात नहीं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने वीडियो तो कम से कम पूरी देखी इस बहाने। हाँ, तो आप अच्छे से रिवीजन करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं। अब हम क्या करेंगे, अब हम राजाओं के बारे में डीप में पढ़ेंगे, एक एक वंश को, जैसे पाल वंश, चोल वंश। ठीक है, इन सभी को डिटेल में एक एक राजा को पढ़ेंगे, एक एक राजा से क्या क्या बन सकता है। ठीक है, पीसीएस लेवल तक पढ़ेंगे, प्रीलिम्स लेवल तक कम से कम। ठीक है, अभी मेरी मास्टर वीडियो आएगी बायोलॉजी की, तो आप उसे कंप्लीट देखना, बायोलॉजी की वीडियो कंप्लीट देखना। उससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, उन्हें भी कंप्लीट देखना। उससे पहले खत्म कर लो आज और कल में, जाकि जब परसों मेरी वीडियो आए तो आप उसे कंप्लीट कर सकें। किसकी? बायोलॉजी की मास्टर वीडियो। ठीक है, तो
तो आज की वीडियो यहीं रोकते हैं। आप सभी को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो में कैसी लगी। इससे क्या होता है, देखो कमेंट में जो नए बच्चे आते हैं ना, सबसे पहले वो कमेंट देखते हैं। आपको भी पता है कमेंट देखते हैं वीडियो कैसी है। यदि आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आप बताना कमेंट में वीडियो कैसी है, लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने से रिवीजन करना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।